गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी वेजिटेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं सोयल या मिट्टी। आप सभी जानते हो सोयल क्या होती है, ठीक है। क्या होती है सोयल? डेफिनेशन अगर हम करें डेफिनेशन तो सोयल क्या होती है, कोई बताएगा? तो जो भूपृष्ठ की जो सबसे ऊपरी परत है, मतलब जो आपको दिखाई देती है, जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए क्या देती है? जीवांश देती है, खनिज तत्व देती है और नमी देती है। वो क्या कहलाती है? मिट्टी या मृदा। क्या कहलाती है? मिट्टी या मृदा। भूपृष्ठ की जो सबसे ऊपर वाली परत है, मतलब जो आपको दिखाई दे रही है, जो पौधों को बढ़ने के लिए या उगने के लिए उनको पोषक तत्व दे रही है, खनिज तत्व दे रही है, नमी मतलब पानी भी दे रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी या मृदा, ठीक है। अब ये जो मृदा है ये असंगठित पदार्थों से बनी हुई है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग उसमें विभाजित किया है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें विभिन्नता, मान लो आप देखते हो कि जो हमारा पर्यावरण है वो एक तरह के तत्वों से नहीं बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो ये जो प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्नता है ये मृदा के भी विविध प्रकारों को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में ये जो अरावली हिल्स है इस वाले क्षेत्र से, और अगर आप यहाँ थार डेजर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो जैसे जैसे यहाँ के पर्यावरण में भी क्या है? अंतर है। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। थार डेजर्ट में आप देखोगे तो वनस्पति क्या है? बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे पूर्व की साइड आते जाते हैं तो क्या होता जाता है? वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है और पर्यावरण में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है क्योंकि जो रेत होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर पर 50 डिग्री के पार भी चला जाता है। लेकिन रात के समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम चला जाता है। रात के समय यहाँ पर ठंड पड़ती है। इसके विपरीत जैसे ही आप इस साइड वाले इलाके में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। और ये जो पर्यावरण में जो भिन्नताएं पाई जाती है ये मिट्टी के भी विविध प्रकारों को जन्म देती है, ठीक है। अब आप एक चट्टान को देख रहे हैं, जो कठोर चट्टान है वो भी क्या है? वो भी मृदा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं रेत, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या है? वो भी मृदा है, ठीक है। अब चट्टान की जो संरचना है, धरातलीय स्वरूप है, मृदा भूमि का ढाल है, प्राकृतिक वनस्पति है, इन सब से मृदा की जो विभिन्नता है उसका पता चलता है। अब ये जो मृदा है, ये मिट्टी जो है, ये बनती कैसे है? कैसे बनती है भाई ये मृदा? इसका पता लगाना है हमें। तो ये जैसे ये कोई चट्टान है आपके पास, ठीक है। इस पर अपर्दन भी होता रहता है और इसका अपक्षय भी होता रहता है। क्या होता रहता है? अपक्षय अपर्दन मतलब चट्टानें क्या होती है? अपने ही स्थान पर, इसी स्थान पर टूटती फूटती रहती है। आपने देखा होगा कई कई तो मतलब पत्थर के रूप में भी गिर जाती है ये, कई इसका चूरा चूरा भी गिरता है, ठीक है। वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इसको चूर्ण में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो चट्टानें होती है, ये भूपृष्ठ की जो चट्टानें होती है, इन्हें मूल पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। और ये टूट कर क्या बन जाती है? चूर्ण बन जाती है। जब ये चूर्ण में कन्वर्ट होती है, मतलब बारीक कणों में जब ये कन्वर्ट होती है, जब बदलती है, तो समय के साथ साथ वनस्पति और जीव जंतु, अब जैसे मान लो ये चट्टान थी कोई, ये टूटकर चूर्ण बन गई। अब यहाँ इन चट्टानों पर वनस्पति और भी तो वनस्पति जीव जंतु और भी तो होंगे। तो ये वनस्पति भी क्या होती है? गलती सड़ गई, इसके पत्ते गिरे, ठीक है। इसके अलावा ये जो और जीव जंतु थी ये मर गए। तो ये क्या होते हैं? ये इस मिट्टी में क्या हो जाते हैं? इस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और
ये मिट्टी क्या हो जाती है, इसमें ह्यूमस पैदा हो जाती है, और ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, गले सड़े अंश से, जीव जंतुओं के अंश से, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं, ये किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। अब चट्टान के जो चूर्ण में उपस्थित हो गए ये खनिज अंश और जीवांश, ये मिट्टी बनकर अब ये क्या बन गई, मिट्टी बन गई। और अब यहाँ पर कोई पौधा उगेगा तो वो बहुत मतलब पेड़ पौधे को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पोषण तत्व, जो खनिज तत्व चाहिए या जो जीवांश इसको चाहिए, वो सब इसको किसको मिलेंगे, पौधे को मिलेंगे। मनुष्य भी अपनी क्रियाओं से क्या करता है, मिट्टी का निर्माण करता है या उसको, उसके अवक्रमणों को प्रभावित करता रहता है। तो जो मिट्टी का जन्म होना है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं मिट्टी, जो मृदा जनन होता है इसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस। इसमें पर्यावरण, जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इसका प्रत्येक तत्व एक लंबे समय से, भाई देखो सबसे पहले क्या थी, चट्टान थी। चट्टान किसमें, चूर्ण में कन्वर्ट हुई। चूर्ण कब बना, जब इस चट्टान का अपक्षय और अपर्दन हुआ। अपक्षय और अपर्दन किस कारण से हुआ, वायु के द्वारा भी होता है, वर्षा के द्वारा भी होता है, सूर्य तप के कारण भी होता है। तो जब ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रत्येक तत्व होते हैं उन सभी का योगदान होता है, वनस्पति का भी योगदान था इसमें, जीव जंतुओं का भी योगदान था। तो ये क्या करते हैं, एक लंबे समय के योगदान के बाद किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आता है कि मृदा का महत्व क्या है। मृदा का महत्व, इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मृदा, सोयल। जो मिट्टी है वो पौधों को क्या करती है, भाई एक तो सबसे पहले तो ये पौधों को क्या प्रदान करती है, मिट्टी आहार प्रदान करती है, आर्द्रता प्रदान करती है। ये इसकी जड़ों से ये क्या लेते हैं, मिट्टी से, ये मान लो मृदा है तो ये यहाँ से क्या ले रहे हैं, जड़ों से आहार ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। ठीक है, मिट्टी के बिना अगर हम मान लो मृदा के बिना इसके पौधे के उगने की उम्मीद करें तो वो बेकार है। मृदा के बिना तो कोई पौधा उग ही नहीं सकता। और मिट्टी से उगे पौधे और फसलें क्या करते हैं, भोजन पैदा करते हैं। हम क्या खाते हैं, फसलों से जो फसल उगाते हैं उसी, और फसल कहाँ उगती है, मिट्टी में उगती है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं, मिट्टी में। या पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, हम वही तो खाते हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री के साथ साथ जो अब मैंने कल परसों कॉटन पढ़ाया था, तो कॉटन से क्या मिला, नहीं सॉरी आपको नहीं पढ़ाया, अभी ये सेकंड ईयर में पढ़ाया था। तो कॉटन आपको पता है भाई, कॉटन किसके काम आती है, कपड़े बनाने के। तो कॉटन भी कहाँ होगी, कॉटन जो कपास है वो कहाँ होगी, मृदा में। तो वस्त्र और जो गृह निर्माण की जो सामग्री होती है, जैसे हमने फर्नीचर वगैरह बनवाया, वो भी कहाँ से मिले, पेड़ पौधों से मिली। तो पेड़ पौधे किस पर डिपेंड है, मिट्टी से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो वस्त्र और जो गृह निर्माण की जो सामग्री होती है वो भी हमें किससे मिलती है, मृदा से मिलती है। जो मिट्टी है वो जैव मंडल का एक अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन मानी जाती है। और मिट्टी के जो निर्माणकारी कारक होते हैं, जो विभिन्न संगठक होते हैं, उनके संयोजन से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो निर्धारित होता है। अधिक उपजाऊ और गहरी मिट्टी में कृषि अर्थव्यवस्था क्या होगी, समृद्ध होगी। और अधिक जनसंख्या के पोषण में क्या होगी, समर्थ होगी। इसके विपरीत अगर हम कम गहरी और कम उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो कृषि का विकास क्या होगा, कम होगा। और वहां जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा, लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी क्या होगा, कम होगा, निम्न श्रेणी का होगा। जैसे अब आप बात करें सघन जनसंख्या वाले पश्चिमी बंगाल का जो डेल्टाई प्रदेश है वहां पर, और केरल के तटीय मैदान, जैसे ये वाला हिस्सा और ये इधर पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा, ये जो पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा है यहाँ, और ये केरल के तट की, ये केरल है, केरल के तट की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, यहाँ तो डेल्टा है, तो डेल्टा के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है, समृद्ध है, मतलब उपजाऊ है। और केरल में जो तटीय मैदान है यहाँ की मिट्टी कैसी है,
जलोढ़ है, समृद्ध है, उन्नत प्रकार की यहाँ पर कृषि की जाती है। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना वाले हिस्से की, तेलंगाना की, यहाँ की मिट्टी क्या है, कम गहरी है, मोटे कणों की है। और मिट्टी राजस्थान की, अगर आप इधर राजस्थान में आ जाएं तो राजस्थान में भी क्या है, रेत है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी कैसी है, कम उपजाऊ है। तो ये क्या करती है, कृषि को आधार प्रदान नहीं करती, यहाँ पर कृषि ना के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व क्या है वो कम है। और राजस्थान में तो कई कई जगह शून्य भी है, क्योंकि थार डेजर्ट है, थार में तो वैसे ही कुछ नहीं होता। और जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ है, केरल, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी गंगा का मैदान है, और गंगा के मैदान के कारण वहां की जो मिट्टी है वो कैसी है, उपजाऊ है। तो यही कारण है कि विश्व की जो सभी प्राचीन और उन्नतशील जो सभ्यताएं हैं वो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र कहाँ है, नदी घाटियां जो है, नदी घाटियां और डेल्टाई क्षेत्र, वहां पर विकसित और क्या हुई है, फली फूली है। ठीक है। अब आगे आता है कि सोयल फॉर्मेशन इन इंडियन कंडीशंस, भारतीय दशाओं में मृदा का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से कारक उसको इफेक्ट करते हैं, क्या क्या उसको चाहिए होता है। तो क्या है, भारतीय दशाओं में मृदा निर्माण। सोयल फॉर्मेशन इन इंडियन कंडीशंस। तो सबसे पहला इसमें आता है जनक सामग्री। जनक मतलब पिता, आपको पता है, जनक सामग्री, जनक मतलब जिससे इसने जन्म लिया। ठीक है, जनक मतलब जिससे इसने जन्म लिया। ठीक है, जनक सामग्री, या इसको बोल सकते हैं क्या, मूल पदार्थ, पेरेंट्स मटेरियल। मैंने बताया जनक का मतलब क्या होता है, पिता, और पिता क्या है, पेरेंट्स ही तो है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है। तो जो मृदा का निर्माण होता है, जनक पदार्थों की प्राप्ति किससे होती है, चट्टानों से होती है, ऊपर बताया। ठीक है, जनक मतलब जो इसको जन्म देते हैं उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, चट्टानों से होती है। चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से जो चूर्ण बना था उससे ही क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है उसका निर्माण किससे हुआ है, नदियों की निक्षेपण क्रिया से हुआ है। भारत का विशाल मैदान समझ रहे हो, ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला हिस्सा जो है इसकी बात कर रहे हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है, गंगा द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से। वो क्या किया, वो हर साल मिट्टी बहा कर लाती है और यहाँ पर क्या कर देती है, जमा कर देती है। और वो मिट्टी कहाँ से बनती है, चट्टानों के टूटने फूटने से, ऊपर से वो अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है। और वो उसको रास्ते में क्या होते हैं, वो चूर्ण बन जाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं उसमें काम करती है। और वो उसको कहाँ डिपोजिट कर देती है, यहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र है या जो मैदान है वहां पर डिपोजिट कर देती है। और इस क्रिया से क्या होता है, एक मिट्टी की एक लेयर बन जाती है और मृदा का निर्माण होता है। जो हिमालय की मिट्टी है और प्रायद्वीपीय पठारों की मिट्टी है, जो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें और हिमालय की बात करें, तो इन दोनों की मिट्टियों का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा भाग कर लाई गई मिट्टी से। किससे हुआ है, नदियों द्वारा भाग कर लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसमें क्या होते हैं, जो महीन कणों वाली मिट्टी है वो पाई जाती है, इनमें बारीक कण जिसके होते हैं। अब ये देखो, ये कहाँ से बहकर आ रही थी, हिमालय पर्वत से, और डिपोजिट कहाँ हुआ, यहाँ पर। अब इनकी मूल चट्टानें जहां से इनका जन्म हुआ था उनसे कोई संबंध नहीं रहता। क्यों, क्योंकि भाई इनका जन्म स्थान था ये चट्टानों से, हिमालय पर्वत की जो चट्टानें थी। लेकिन ये बहाकर कहाँ आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई। और यहां से यहां तक इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं रहता है अपनी मूल चट्टान से, इस मृदा का कोई संबंध नहीं है। और ऐसी मिट्टी जिसका अपनी मूल चट्टान से कोई संबंध नहीं होता, ऐसी मिट्टी को कहा जाता है प्रवाहित मिट्टियां। क्या कहा जाता है,
प्रवाहित मिट्टियां, मतलब जो मिट्टियां बहा कर लाई गई है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रवाहित मिट्टियां। इसके विपरीत अगर दक्षिणी पठार की मिट्टियों की बात करें तो ये इनका अपनी मूल चट्टान से क्या होता है, गहरा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने निर्माण स्थान से, जो इनका मूल स्थान होता है, इससे अधिक दूर नहीं प्रवाहित होती, ठीक है, अधिक दूर नहीं जाती, ये यहीं की यहीं मतलब थोड़ी बहुत दूरी पर ही रहती है। और ऐसी मिट्टियों को बोलते हैं स्थायी मिट्टियां। क्या बोलते हैं? स्थायी मिट्टियां, परमानेंट सोयल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गांव में रहते हैं, ठीक है, आप अपने गांव से आपने घर बना लिया अपने खेत में, ठीक है, आप खेत में रहने लग गए। एक आप गांव छोड़कर आप चले गए किसी दूसरे शहर में, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये आप यहां से यहां गए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। आप कहाँ है? अपने मूल स्थान के पास ही तो है, खेत से मान लो घर पास ही तो है, आपने यहाँ घर बना लिया लेकिन मूल स्थान के पास है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे शहर में चले गए तो ये आपके मूल स्थान से बहुत दूर हो गया। खेत से आप डेली क्या करते हैं, घर जा सकते हैं, यहाँ पर आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल है। तो ये क्या है, आपका प्रवाहित मिट्टी है, और ये क्या है, आपकी स्थायी मिट्टी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी होती है, ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है और मोटे कणों वाली होती है। कहते हैं ना कि मतलब किसी भी, अगर आप अभ्यास करने से ही क्या होता है, आपको कोई चीज याद होती है। जैसे आप रस्सी निशान, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जब आप दूर, जैसे आपने जब ज्यादा संघर्ष करते हैं तो क्या मिलता है, आपके उसमें निखार आता है, आपके व्यवहार में निखार आता है, आप जो करना चाहते हैं वो आपको, मतलब जब आप संघर्ष ज्यादा करते हैं तो आपको उसकी कीमत भी पता होती है। अब यहाँ शहर आप आए थे एक पर्टिकुलर, किसके लिए, मान लो रोजगार की तलाश में आए या जो भी, आपने यहाँ पर शुरू भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका एक एम था। तो यही इस मिट्टी के साथ होता है कि ये अपने मूल स्थान को छोड़कर आती है तो अपने साथ जो भी इसको मिलता है उसको बहा कर लाती है, और यहाँ पर इसका क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है, और मूल स्थान से इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इसके रास्ते में जो भी आता है ये इसको अपना लेती है, और ये क्या कहलाती है, प्रवाहित मिट्टियां। लेकिन आप जब अपने उससे जुड़े रहते हैं, अपने मूल स्थान से जुड़े रहते हैं, अपने वजूद से जब जुड़े रहते हैं, तो आपकी जो प्रतिभा है उसमें कम निखार आता है, और उसमें क्या होता है, ये क्या होती है, स्थायी मिट्टियां होती है। स्थायी मिट्टियां कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है, और जो प्रवाहित मिट्टियां होती है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है उच्चावच। क्या आता है, उच्चावच, रिलीफ जिसको बोलते हैं। अब जो भूमि का ढाल है वो मिट्टी का जो निर्माण है उसको कई प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे? जैसे तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जल प्रवाह, मान लो ये यहाँ कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वत चोटी है, यहाँ से जो जल प्रवाह होगा वो क्या होगा, तेजी से होगा। अब यहाँ से अगर जल प्रवाह तेजी से हो रहा है तो ये क्या होगा, ऊंचाई पर जाके नीचाई पे जाके गिरेगा, तो यहाँ क्या होगा, मृदा का अपर्दन होगा। अब यहाँ मृदा के निर्माण की बजाय उसका क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, ठीक है, निर्माण की बजाय क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। कहाँ पर, जहां पर जो ढाल क्या है वो तेज है, तीव्र ढाल है, उसके कारण जल प्रवाह में क्या है, तेज गति है, और इसके कारण अपर्दन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और जो मिट्टी का निर्माण है, निर्माण की बजाय उसका अपर्दन हो रहा है, ठीक है। ये तो थे ऊंचे ढाल वाले। अब हम बात करते हैं निम्न ढाल वाले क्षेत्र। अब मान लो ये है निम्न ढाल, ठीक है, यहाँ से पानी बहा तो ये क्या होता है, यहाँ पर ही क्या करता रहता है, निक्षेप करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, मिट्टी की एक लेयर बन गई। अब क्या है, मिट्टी का निम्न जो उच्चावच है, यहाँ पर मिट्टी का क्या होता है, निक्षेपण अधिक होता है, जिससे जो मिट्टी की परत होती है वो क्या होती है, गहरी होती है और मोटी होती है। ये परत कैसी हो गई, मोटी हो गई।
अब ढाल की जो प्रवणता होती है, जो ढाल का जो तीव्रता होती है, वो किसको, मिट्टी के उपजाऊपन को भी निर्धारित करती है। अब यही कारण है कि जो डेल्टा है, ये क्या है, मान लो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, मृदा का डिपोजिशन हो रहा है। और ये क्या है, डेल्टाई क्षेत्र नदी बेसिन क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, गहरी होती है और उपजाऊ होती है। इसके विपरीत अगर हम पठारों की और पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी का क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। और ये क्या करती है, यहाँ की मिट्टी क्या होती है, कम गहरी होती है, ठीक है, मिट्टी कैसी होती है, कम गहरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कल। इतना शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, और ना आए तो आप पूछ लिया करें।